हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल जयंत और आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 की यूनिट 2 और उसका चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ वैल्योर यानी कि वीरता की कहानी। टेल मतलब होता है कहानी और वैल्योर मतलब होता है वीरता। मेजर सोमनाथ शर्मा और जो बादगाम में युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था, उसकी ये बेसिकली स्टोरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले ऊपर आप देखोगे आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75th इंडिपेंडेंस डे पर मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम चलाया था रेडियो पर, जिसमें जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और हमारे देशभक्त हैं उन सभी की स्टोरीज़ और कहानीज़ जो है उस पर रेडियो पर सुनाई जाती थी। तो उनमें से जो एक थे हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने 1923 से 1947 तक हमारे देश की सेवा की है। ये पहले रिसिपेंट थे यानी पहले व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। इनका नाम जो है वो हमारी मेमोरी में काफ़ी फिक्स तरीके से, परमानेंटली तरीके से लिखा गया है। एच का मतलब है परमानेंटली फिक्स्ड इन समवंस मेमोरी, यानी कि किसी की मेमोरी में किसी का नाम परमानेंटली छप जाना। वो जो है मेजर सोमनाथ शर्मा जो है अपने बलिदान, अपनी ब्रेवरी, अपने सेक्रीफाइस, इन सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने जाते हैं। बिकन का मतलब होता है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि वो काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। लोग काफ़ी जनरेशन्स को, काफ़ी जो आने वाले जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्हें ये काफ़ी मोटिवेट करते, इंस्पायर करते हैं। एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ द पेट्रोइज्म वेयर थ्रो द नेशनल वॉर मेमोरियम शोल स्टीयरिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, बुक्स, स्टोरीज, रिकाउंटिंग ऑफ वैल्यूर। काफ़ी सारी देशभक्ति के गाने, किताबें, स्टोरी जो इन लोगों की वीरता और करेज के बारे में बताई गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन पर इन सभी को ऑनर करते हुए, सम्मानित करते हुए, इन सभी की कहानी जो है, इन सभी की करेज की कहानी, डिवोशन, देश के प्रति डिवोशन की कहानी, श्रद्धा भक्ति देश के प्रति जो इन लोगों ने हमारे देश के लिए किया है, उस चीज़ को हमने जो एक प्रोग्राम के थ्रू जनता तक पहुंचाने का एक इनिशिएटिव लिया था आज़ादी के अमृत महोत्सव में। द सीरियन ऑफ कश्मीर वैली इन द शैडो ऑफ द मैजेस्टिक हिमालय विटनेस अ टेल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज्म। कहना मतलब बताना चाह रहे हैं कि जो एक कहानी की स्टार्ट हुई थी मेजर सोमनाथ शर्मा की, कश्मीर वैली के अंदर जो हिमालय की पहाड़ी है वो इनकी इन अद्भुत हीरोइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स की गवाह है। मतलब पहाड़ जो हिमालय के जो पहाड़ है, कश्मीर में जो पहाड़ है, वो इनकी वीरता के गवाह है कि इन्होंने किस तरीके से भारत के बॉर्डर पर उनकी भारत की इंटीग्रिटी की रक्षा की है, सेक्रीफाइस किया, अपनी जान का बलिदान देते हुए अपने देश का, मातृभूमि की इंटीग्रिटी की सुरक्षा की है, प्रोटेक्शन की है। नवंबर की बात है, शाम का टाइम था, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो स्टोरी स्टार्ट होती है कि श्रीनगर एयरपोर्ट में से जो काफ़ी सारे को इन्हें प्रोटेक्ट करना था, तो उधर से काफ़ी सारे गोरिल्ला वेलफेयर के दौरान पाकिस्तान के कुछ लोग जो है वो हमारे कश्मीर वैली के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो गए। इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है कुछ लोग जो सीक्रेटली घुस आते हैं। तो 500 इन्फिल्ट्रेटर्स थे और 90 ये हमारे पास सोल्जर्स थे। तो यानी कि 90 लोगों को, 500 लोगों को का सामना करना था। तो इवेंट जो स्टार्ट होता है, मतलब जो ये हादसा स्टार्ट होता है या स्टोरी स्टार्ट होती है 1947 में स्टार्ट होती है, अगस्त में। जैसे हम सभी जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, यानी कि नया नया हमारा देश तभी आज़ाद हुआ था, उस टाइम की ये स्टोरी है। तो ऑपरेशन वहाँ पर चला गुलमार्ग टू एनेक्स द कश्मीर वैली, यानी कि गुलमार्ग के थ्रू हमें कश्मीर वैली का एनेक्सेशन करना है। तो उस टाइम पे एक हमने नाम सुना होगा राजा हरी सिंह, जम्मू कश्मीर के जो है राजा हरी सिंह थे। उस टाइम पे काफ़ी सारे जो एरियाज़ थे, प्रोविंसेस थे, वहाँ पर राजा ही अभी रूल कर, जैसे हैदराबाद में राजा रूल कर रहे थे, ठीक है, कश्मीर में राजा रूल कर रहे थे। तो ये आफ्टर 1950 के बाद जब हमारा संविधान लिखा गया, उसके बाद हमने इन राजाओं से थ्रू साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट हमने इन लोगों से जो ये एरियाज़ थे वो अपने देश में शामिल कराए। यानी कि राजा से राजवंशी, ये हमने बोला कि भैया तुम्हें अपने एरिया में रूल करना है, तुम अब, लेकिन देश आज़ाद हो चुका है, तो एग्रीमेंट के थ्रू जो ये एरियाज़ है, जो ये स्टेट्स है, ये हमारे पूरे भारत के उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तुम यहाँ रह सकते हो, अपनी पावर को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जो रूल्स बनेंगे वो पूरे भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए गए वही रूल्स अप्लाई होंगे। तो उस टाइम की बात हो रखी है। इसमें राजा हरी सिंह थे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, तो वो हेल्प मांगते हैं। जब इनेक्सेशन हो जाता है कि भाई मेरी हेल्प करो, मैं इनका सामना नहीं कर पाऊँगा। तो क्या हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी ने बाकी अपने ट्रेंड और इक्विप्ड आर्मी 1000 लोग और भेज दिए। अभी 500 आए थे, अब 1000 इन्वेडर्स और आ चुके हैं, ठीक है। उन लोगों का अल्टीमेट गोल था कि हम उन्हें कश्मीर को कब्जा करना था।
तो कश्मीर ओवरथ्रो गवर्नमेंट एंड कैप्चर टू द टेरिटरी, दे सक्सीड दे विल हैव टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पीसेस रिवर्स। तो उसके बाद 22 अक्टूबर को क्या हुआ, ऑपरेशन गुलमर्ग जो है लॉन्च हो गया। इन्फिल्ट्रेटर्स यानी जो वो गद्दार थे जो हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से घुस चुके थे, वो कश्मीर की प्रोविंसेस को जो पूरी तरह से कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन कश्मीर हमारा पार्ट है तो हम इतनी इजीली कैसे दे देंगे, नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ट्रूप्स भेजे, ठीक है, जो इंडिया के बॉर्डर पर, यानी हमारे सोल्जर्स के कुछ ट्रूप्स भेजे 27 अक्टूबर 1947 में कि आप लोग जाइए वहाँ पर और इनका सामना कीजिए। जम्मू कश्मीर वॉज एयर लिफ्टेड इनटू श्रीनगर बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। तो उस टाइम पर जो हमारे ट्रूप्स थे, जो हमारे सैनिक थे, वो एयर लिफ्टेड के थ्रू श्रीनगर भेजे गए, क्योंकि जो पठानकोट का रास्ता था, अगर लैंड से जाते तो वो रास्ता अच्छी कंडीशन में नहीं था। अब 31 अक्टूबर आ चुका है। तो 31 अक्टूबर डी कंपनी ऑफ द 4th बटालियन ऑफ द कुमानगांव रेजिमेंट, 31 अक्टूबर को जो 4th बटालियन है, यानी 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आ चुका है, यहाँ पर बटालियन भेज चुके हैं हम श्रीनगर में। 4th बटालियन भेजे गए हैं कुमानगांव रेजिमेंट से। कौन सा बटालियन भेजा है, 4th बटालियन भेजा है कुमानगांव रेजिमेंट से। वो किसके अंडर आता है, अंडर मेजर सोमनाथ शर्मा के अंडर आता है, ठीक है। उस समय पर मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो, उनके हाथ में चोट लगी हुई थी, पहले से प्लास्टर बंधा हुआ था, बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग विद द कंपनी विद इन द कॉम्बैट, यानी कि वो इस युद्ध में, इस कॉम्बैट में, कॉम्बैट का मतलब होता है बैटल, यानी इस बैटल में वो अपने साथियों के साथ जाना चाहते थे। उनके हाथ पे चोट लगी थी, प्लास्टर बंधा था, बट वो इतने करेजियस थे, इतने बहादुर थे, वो कह रहे थे कि मैं अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी बटालियन के साथ जाऊँगा। ही न्यू दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि वो जानते थे कि ये मिशन जो है काफ़ी चैलेंजिंग और ख़तरनाक होगा। उन्होंने अपने सीनियर्स को भी बताया, टोल्ड सीनियर्स कि आई नो मैन बेटर देन एनी वन एल्स, इफ़ दे आर गोइंग इन टू एक्शन दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी। अगर मेरे साथी, मेरे बटालियन के जो लोग हैं, मेरे बिना आप उन्हें भेज रहे हो, पर वो मेरे बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मेरे से अच्छा गाइड और कोई नहीं कर सकता है। मैं जाऊंगा तो जो सिचुएशन है शायद मैं ज़्यादा अंदर कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि जो ये मिशन है हमारा गुलमार्ग वाला, ये काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। तो उन्होंने अपने शब्दों को हाईलाइट करते हुए अपनी कमिटमेंट जो है अपने देश के प्रति दी और अपने सीनियर को इन्फॉर्म करके वो श्रीनगर के लिए निकल गए। देयर हैड बीन अनफाउंडेड रूमर्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट। तो उस टाइम पे एक अनफाउंडेड रूमर्स था कि इधर ट्राइबल जो लोग हैं उन्होंने भी हमला करना चाहते हैं। वो 5 किलोमीटर की दूर पर श्रीनगर एयरपोर्ट के पास से ट्राइबल्स लोग होते हैं, आदिवासी लोग, तो वो लोग भी हमला करना चाह रहे थे। इन रियलिटी द एनिमी हैज़ स्टार्टेड अराइविंग इन द बाद गाँव इन द स्मार्ट ग्रुप्स और डिटेक्शन। 3 नवंबर हो गया। 3 नवंबर 1947 में काफ़ी सारे कंपनीज इंक्लूडिंग मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी पेट्रोलिंग, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी अपना अच्छे से एक्सेशन कर लिया। थ्रू आउट द डे द वैली वॉज ईयरली साइलेंट अराउंड आफ्टरनून। जहाँ वो कश्मीर वैली के पास में जहाँ पर उनका ट्रूप रुका हुआ था, वो वैली जो थी काफ़ी स्ट्रेंज, फ्राइटेंड और मिस्टीरियस थी। ईयरली का मतलब होता है काफ़ी डरावनी और अजीब सी वैली थी, जो दोपहर के करीब में बिल्कुल ऐसी हो जाती थी, अजीब सी, डरावनी सी हो जाती थी, ठीक है। यानी दिन के टाइम तो वो डरावनी थी, दोपहर के टाइम में वो और ज़्यादा डरावनी हो जाती थी। तो जो डी कंपनी के 90 सोल्जर्स थे, वो द लास्ट दे वर एक्सपेक्टेड टू द रिटर्न 2 PM। तो 2 बजे तक वो अपने जहाँ पर उनका अड्डा बनाया हुआ था, उन्होंने वहाँ पर वापस आ जाते थे। व्हेन द एनिमी ट्राइबल गोरिल्ला इन्वेडर्स अंडर द कमांड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी थी, उन्होंने ट्राइबल्स जो लोग थे उन्हें गोरिल्ला इन्वेडर को उन गोरिल्ला वेलफेयर वाले तो उनके साथ थे ही थे, ट्राइबल लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था। सो द ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, जब उन्होंने देखा कि बाद गाँव में इंडियन सोल्जर काफ़ी कम क्वान्टिटी में आया, मतलब वो 1000 से ज़्यादा थे और वो 90 ही लोग थे। दे अटैक दैम, उन्होंने ये देखा कि काफ़ी कम सोल्जर्स है तो उन्होंने अटैक कर दिया। इनिशियली अटैक वाज मेड विद स्टिफ रेजिस्टेंस बाय मेजर सोमनाथ। स्टार्टिंग में जो अटैक हुआ था उसका जो सामना किया मिस्टर सोमनाथ मेजर ने और उनके साथियों ने। मेजर सोमनाथ करेक्टली विजुअलाइज द फर्स्ट अटैक वॉज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहले ही पता था कि पहला जो अटैक होगा वो डिस्ट्रैक्शन के लोगों सिर्फ इनका ध्यान भटकाने के लिए है, कि देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं, क्या क्या सिचुएशन है। मेजर अटैक कम फ्रॉम द अनदर साइड, तो मेजर ने क्या किया, वो उनकी स्ट्रेटेजी समझ चुके थे कि डिस्ट्रैक्शन के लिए हो रहा है, तो उन्होंने दूसरी तरफ से हमला किया। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड ही इज़ 90 सोल्जर्स, उनके मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 90 सोल्जर्स जो है उन 500 इन्वेडर्स का सामना कर रहे थे, और बाकी ट्राइबल्स वगैरह मिला के हमने पहले पढ़ा था कि 1000 हो चुके थे। जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स है वो श्रीनगर में एयर लिफ्टिंग के थ्रू उन्होंने सारा का सारा एरिया घेर लिया। ये क्लियर था मेजर सोमनाथ शर्मा को कि हमारी जो हार है वो शायद इसके चांसेस ज़्यादा, डिफेंडिंग
तो वो क्या करना चाहते, वो डिफेंड करना चाहते, वो चाहते थे कि कितना भी हमें एयरफील्ड से सराउंड कर ले, लेकिन मैं जो है श्रीनगर को डिफेंड करूँगा, मैं बचा के रहूँगा। द एयरफील्ड एंड द वाइडर वैली वॉज इंडी डिफिकल्ट एंड री-इन्फोर्समेंट अराइव्ड। उन्हें ये पता लग चुका था कि उन्हें और ज़्यादा साथियों की और री-इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने उधर से काफ़ी सारी लोगों की मदद मांगी। जब तक वास्टली आउट नंबर एंड द फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा हैज़ बीन मैन शूट रिसल्यूट, द एयर वॉज थिक एंड द साउंड ऑफ द गन फेयर। उधर काफ़ी ज़्यादा आउट नंबर में यानी कि ग्रेट नंबर में लोग थे, उनका जो सामना करना काफ़ी नष्टदायक था कि उनका सामना करेंगे, जाहिर सी बात है वो लोग मरेंगे ही मरेंगे। तो पूरा दिन उस दिन गन फायर की साउंड्स आवाज़ें जो है वो निकलती रही, क्राइज ऑफ बैटल, चिल्लाने की आवाज़, गन की वॉइस, मेजर सोमनाथ शर्मा की वॉइस कट थ्रो द केओस सर्जिंग हिज मैन टू फाइट टेनेंसी एंड द वैल्यूर। उन्होंने मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथियों ने जो ये युद्ध किया काफ़ी डिटर्मिनेशन और वीरता के साथ उन्होंने कि डिस्पाइट हैवी कैजुअल्टीज़, काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, उनको खुद को भी चोट लगी, लेकिन उनकी बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं था, कोई अनपैरेलल मैच या फिर कोई अनमैच्ड ब्रेवरी नहीं थी। मतलब उन्होंने काफ़ी वीरता का दिखाते हुए उन लोगों का सामना किया। ही मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड, उन्होंने जो है बैटलफील्ड में बिना डरे निडरता से वो आगे बढ़ते रहे। डिटेक्टिंग फायर मैगजीन्स फायर फिलिंग मैगजीन्स फॉर हीज गनर्स, इनकरेजिंग हिज मैन, वीरता के साथ आगे खुद तो बढ़े ही बढ़े, उन वीरता का कोई सामना नहीं था, साथ ही साथ में निडर होकर आगे बढ़े बैटलफील्ड में, साथ ही साथ में अपने साथियों को भी उन्होंने क्या किया, इनकरेज करते रहे कि आगे बढ़ो, हम जीत जाएंगे। तो यानी कि खुद तो कितनी कैजुअल्टीज़ होने के बाद में, इतना डिस्ट्रक्शंस होने के बाद में, खुद 90 लोगों सामने इतने सारे लोग उनका सामना कर रहे थे, वीरता के साथ खुद भी कर रहे थे और खुद अपने बटालियन के लोगों का जो है वो साहस भी बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे वो बैटल आगे बढ़ी तो उन्हें जो है एम्यूनेशन चाहिए था, यानी कि और सप्लाई चाहिए थी बुलेट्स की, सेल्स की और एक्सप्लोसिव्स की, क्योंकि उनका सामान जो है ख़त्म होने लग रहा था। तो सोमनाथ शर्मा ने अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में फ़ोन किया और इन्फॉर्म कर दिया कि हमें कुछ सामान चाहिए, और उनके जो दुश्मन हैं उनसे सिर्फ 50 यार्ड की दूरी पर ही रह गए हैं, वो काफ़ी नंबर में थे, हम अब पीछे नहीं हट सकते। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते हैं, ये लास्ट राउंड है, इनकी ये आखिरी बात थी। जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर ही क्राउस्ड इन द टेंट इन द नेक्स्ट मशीन गन पाउंडर इन ऑर्डर टू किल हिम, द लोड द गन, द पोजीशन वाज हिट बाय द मोटर स्किल, किल हिम इंस्टेंटली। कुछ मिनटों बाद ये अपने घुटनों पर बैठे और अपनी पोजीशन ली, और पोजीशन लेने के बाद में इन्होंने इंस्टेंटली जो सामने से दुश्मन आ रहे थे उनको उन्होंने मारना शुरू किया। डिस्पाइट लूजिंग देयर मेजर एंड द फेस्ट फॉर with the overwhelming numerical superiority of the enemy, his heroic action of the late Somnath Sharma motivated his men hold on their position of the over 6 more hour before being overrupted by the enemy। इतने सारे लोगों को खो देने के बाद में और साथ ही साथ में मेजर सोमनाथ शर्मा को पता था कि उनकी जान भी चली जाएगी। 6 घंटे तक सेम पोजीशन पर बैठने के बाद में उनका निरंतर के साथ सामना करते हुए वो उनकी मृत्यु हो गई एट द एंड। हमने मेजर सोमनाथ शर्मा को खो दिया। देयर ब्रेव रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड टाइम टू द रीइंफोर्समेंट अराइविंग। उसके बाद में जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद में जो है वहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए हेल्प के लिए उधर से लोग आए, फ्लाइंग सोल्जर्स आए, पंजाब रेजिमेंट से लोग आए श्रीनगर पे। उन मेजर सोमनाथ शर्मा का जो हीरोइक कार्य था कि जो उन्होंने कितनी वीरता के साथ कितने साहस के साथ उन लोगों का सामना किया, कॉजिंग मोर देन 300 कैजुअल्टीज़, 300 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो चुकी थी। इसमें डी कंपनी पूरी तरह से सेक्रीफाइस हो चुकी थी। 4 गुमान 4th बटालियन ऑफ द कुमानगांव जो है वो पूरी ऑनर के साथ में उन्हें लेके आया गया, और मतलब उनके जो शव थे उनकी बहादुरी के कि इन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। मेजर सोमनाथ शर्मा ने 24 साल की यंग उम्र में इतना नोटिसेबल ब्रेवरी वाला काम किया, और इनकी जो स्टोरी है वो हमारी बुक्स में हमेशा के लिए लिखी रह जाएगी, और हमेशा ही हमारे देश के बाकी सोल्जर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेंगे। और जब 24 साल की उम्र में इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी वीरता से सारा चीज़ों को सिचुएशन को संभाला, तो उसके बाद इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब कब दिया गया अवार्ड? पोस्ट ह्यूमसली फॉर द गैलेंट्री ऑफ द सुप्रीम सेक्रीफाइस, मतलब इनके इस सुप्रीम बलिदान का, सुप्रीम सेक्रीफाइस का जो इनका इनाम था, जो इन्हें सम्मानित किया गया, वो इनकी डेथ के बाद किया गया। तो यही था बस इस चैप्टर की समरी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।